एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। ये है अरना हसन। चाय बन चुकी है, नाश्ता कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। जो करने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, जो कर चुके हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर वर्क इफ यू हैव लेफ्ट। और इमरान और अमला आपके साथ रोजाना आते हैं, कोशिश करते हैं आपके दिन का स्टार्ट हम अच्छा कर दें विद एक्सप्रेसो। और बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है, आज सुबह सुबह हम सोच रहे थे, और वो आदत होती है निहार मुंह कॉफी पीने की। और डॉक्टर ये कहते हैं कि आदत कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। आप निहार मुंह कॉफी मत पिया करें। निहार मुंह सबसे बेहतर तो ये है कि आप अगर बादाम खा सकते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। उसके अलावा और कुछ हेल्दी कोई फ्रूट्स वगैरह भी खा लें तो इट डजंट मैटर, पानी भी पी लें तो इट डजंट मैटर, लेकिन कॉफी और चाय दोनों से वैसे मना करते हैं डॉक्टर्स। कहते हैं कि अगर आप खाली पेट हैं तो आपने कोशिश करें। चाय तो हमारा कौमी मशरूब है ना, वो तो मतलब चाय के बगैर या आपने कुछ समझ आए चाय बना लो, बस यही हाल हो रहा होता है। तो जिंदगी ऐसी गुजरी। खैर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर जी, बहुत ज्यादा कुछ है। एक तो ये कि स्कूल्स कुछ दिन हफ्ते में बंद रहेंगे, बच्चों को एक बार फिर रिलीफ है। ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने आज से 2 साल पहले एक दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे स्कूल्स को कुछ ऐसा कर दे कि ये खुले ना प्रॉपर्ली। कभी कोविड आ जाता है, कभी स्मोक आ जाता है, और बच्चे की दुआ अल्लाह ने सुन ली है। अच्छी खबर ये नहीं है, बहरहाल स्मोक की वजह से है ये, स्मोक की वजह से। और साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करेंगे, जिनको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड। महंगाई खत्म कर दी उन्होंने। नहीं, इतनी अच्छी खुशी नहीं है। दुबई में जी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड का ऐलान किया गया है, और खेलों के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में और वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अवार्ड दुबई का आला तरीन जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है, और इसको अवार्ड को देने का ऐलान पीर के रोज़ किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप तो जीता था, लेकिन साथ साथ जो स्पोर्ट्स की फील्ड में यानी क्रिकेट की हम बात करें उसकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हॉल ऑफ फेम के अंदर है। और क्रिकेट की तारीख में ओबियसली इमरान खान साहब से बेहतर कैप्टन हमें कोई नजर नहीं आता। और जब इंटरनेशनल टीम क्रिकेट की तारीख में स्पेसिफिकली क्यों बोला है? क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं ना, अब खेल थोड़ी रहे हैं वो। नहीं, अभी मुझे लगता है आगे भी कोई नहीं आएगा। ही इज बीन द ग्रेट इमरान खान, मतलब कैप्टनसी के लिहाज से। पॉलिटिक्स असाइड, कभी कभी तो हम दुआ करते हैं कि पॉलिटिक्स में ना ही आते, लेकिन फिर हम कहते हैं क्या पता जिस तब्दीली की लोगों ने उम्मीद लगाई थी वो तब्दीली खान साहब लेके आ जाए। यू नेवर नो। कहा जाता है कि आखिरी स्पेल के अंदर भी ये सिचुएशन चेंज कर देते होते हैं। वी स्टिल होप फॉर गुड फॉर इमरान खान साहब। लेकिन एक बात है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म, खान साहब के फैंस बहुत है, चाहे वो सियासत के अंदर हो या स्पोर्ट्स के अंदर हो। अभी भी खान साहब की एक बड़ी तादाद है जो कि फैंस की मौजूद है। खैर जी, ग्रेट खान साहब, आपने एक बार फिर हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आगे क्या आप कुछ नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता शो के अंदर। और चूंकि हमारे पास भी होते हैं, हमारे पास करंट अफेयर्स पे भी बातें होती है, सियासत हम सुबह सुबह करते हैं डिस्कस, लेकिन आगाज में हम आपको हमेशा की तरह आज भी बताएंगे हेडलाइंस। लॉन्ग मार्च ना एहतजाजी तहरीक पर इत्तेफाक। पीडीएम का साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई कंट्रोल होने का दावा। सिंध सरकार की नाअहली से महंगाई में इजाफा हुआ, विफाक ने मलबा सिंध पे डाल दिया। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए एफबीआर ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। केले का पाउडर कैसे बनाया जाता है और इसके फवाइद क्या हैं, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी धुन के बादशाह कमाल कंपोजर सदारती अवार्ड याफ्ता सज्जाद ताफू से। और मोहब्बत की खुशबू को शेरों में समोने वाली शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनका 69वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। चूंकि हम सियासत पे बात करते हैं आगाज में, अक्से खुशबू है हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको रस समेटे कोई। परवीन शाकिर साहिबा की आज बर्थडे है, उनको याद करना है, लेकिन अभी उससे पहले मैं रह नहीं सका ना, सियासत भी तो करनी है। वही अब सियासत करते हैं जी। आज की बड़ी खबर है, सबसे पहले और सबसे आखिरी बात सियासत की होती है। खैर सियासत और सिर्फ सियासत, लेकिन ओपोजिशन कर क्या रही है ये हमें समझ नहीं आया। ओपोजिशन के इत्तेहाद की तो जैसे कहते हैं ना, पीडीएम के हवाले से एक के बाद एक इजलास हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ अभी तक कोई ठोस और वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। लगता है बहुत सारे हथियार आपके सामने हो ना, और आपने दुश्मन को मारना हो, तो आप कंफ्यूज किससे मारे, और फिर दुश्मन भाग जाता है जब तक आप हथियार चूज करते हैं। खैर इसकी वजह से जो इस वक्त हुकूमत है वो काफ़ी हद तक पुरएतमाद नजर आती है। वफाकी वज़रा
सरबराह कहते हैं कि हुकूमत ये 5 साल पूरे करेगी और अब ऐसा लग रहा है आइंदा 5 साल भी मुल्क में PTI की हुकूमत होगी, ये भी हुकूमत का ख्याल है। और गुज़िश्ता साल सितंबर में हुकूमत के खात्मे के लिए अपोजिशन की जो 11 जमातें हैं उन पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद सामने आया था, जिसे अरमला हसन वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ PDM कहती होती हैं, उसे बहरहाल PDM का नाम दिया गया था। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में आपको याद है PDM एक्शन में नजर आई थी और इसकी वजह है कि मौसम अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है। उन्होंने सोचा था कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, घर भेजने के हवाले से, आर पार करने के हवाले से, इस्तीफों के एटम बम चलाने की बातें की गई और हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किए गए, मुजाहरे भी हुए, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का भी ऐलान किया गया। फिर मौसम की सख्ती आड़े आ गई और दिसंबर में होने वाला लॉन्ग मार्च ज़्यादा लॉन्ग हो गया, मार्च तक मौखिर हो गया। और उसके बाद PDM के हवाले से आपको बताएं तो उनके जो बुलंद दावे थे उसके बावजूद हम सब ने देखा कि हुकूमत अपनी जगह पर कायम रही और PDM की 2 जमातें इत्तेहाद छोड़कर अपने अपने घर को चली गईं। अब भी मौसम तब्दील होते ही PDM का जो मूड है वो भी तब्दील हो गया है। उन्होंने एक बार फिर ठानी है कि वो रोड्स पे आएंगे और हुकूमत को घर भेजने के हवाले से। वो रोड्स पे ही हैं, आपको नजर नहीं आते, PDM रोड्स पे ही है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा ना घर भेजने और लॉन्ग मार्च की बातें शुरू हो चुकी हैं। और एक दिन पहले जी PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक तजावीज़ और सिफारिशात भी मुरतब। बिल्कुल, और इन सिफारिशात को अब हतमी शक्ल देने के लिए गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम ही हम बुलेटिन में बताते रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की सदारत में PDM का सरबराही इजलास भी हुआ और इसमें लॉन्ग मार्च और जो इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से तो कोई फैसला ना हो सका जो कि मुतवक्किल था कि शायद हो जाए। ताहम इजलास के बाद अपोजिशन कायदीन के साथ मौलाना फजल रहमान ने एक मीडिया टॉक की जिसमें जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो टेप आई है उस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का ऐलान करते हुए इस मामले को मुल्क गिर सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि PDM का आइंदा इजलास 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा जिसमें मफाहमत और मज़ाहमत से मुताल्लिक़ अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। PDM की सियासत पर ही हम बात करेंगे और इसका हुकूमत के ऊपर क्या कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो असर नहीं पड़ रहा। बिल्कुल हुकूमत अपनी पसंद की कानून साजी भी करवा रही है और एक कानून साजी नहीं करवा रही, अपने पसंद के सभी कवानीन लेकर आ चुकी है। अपोजिशन की तजावीज़ को पार्लियामेंट के अंदर भी मुस्तरद करती है हुकूमत, पार्लियामेंट से के बाहर भी मुस्तरद करती है और ऐसा लगता है कि हुकूमत एक वेल डोमिनेंट पोजीशन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को लीड कर रही है जिसके सामने किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ पर जो अपोजिशन का वोटर है, चाहे वो PMLN का है, PPP का है या मौलाना साहब का है या दीगर जमातों का है, वो ये ज़रूर सोच रहा होगा कि जिस जमात को वो सपोर्ट कर रहा है क्या उसका कोई नैरेटिव नहीं है इस हुकूमत के खिलाफ। तो इस वक्त वो वोटर बहरहाल बेयारो मददगार जरूर, बिल्कुल बेयारो मददगार के साथ साथ इमरान हमें PDM के इत्तेहाद के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जब दिल करता है कोई एक जमात शामिल हो जाती है, जब दिल करता है कोई उठता है और कहता है कि हमारा इनसे मौक़िफ़ या हमारा जो कह लें इनसे कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी सिचुएशन में ये जो PDM इत्तेहाद नाम की चीज़ है इसकी जो ऑथेंटिसिटी है या क्रेडिबिलिटी है उसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इसी वजह से जो हुकूमत के वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, वो बहुत धड़ल्ले से कहते हैं कि हमें से PDM से कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि अभी तक इनका नैरेटिव जो है या इनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं आ पाया कि ये महंगाई के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, गवर्नेंस के खिलाफ है। और अब ये जो मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। सो यानी कि ये जो इत्तेहाद हुकूमत के अगेंस्ट किया गया था ये आपस में इतना कंफ्यूज है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हमने किस स्टैंड पे जाना है, किस स्टैंड पे रोड्स पे निकलना है और हमने लोगों से बात करनी है, उनको बताना है कि हम इसलिए निकले हैं। बिल्कुल, और मां सिवाय एक सेनेट इंतखाब के जो कि हफीज़ शेख साहब का हुआ था, अपोजिशन कोई ख़ास कामयाब हो नहीं पाई है हुकूमत के सामने। अभी तक हमने देखा है, इससे पहले जब नैब केसेस बने तब भी तकरीबन सभी जो चीदा लीडरशिप थी अपोजिशन की उसको नैब ने अरेस्ट किया, उनके ऊपर केसेस चले, अब भी चल रहे हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी हम नैब को ख़त्म करेंगे, वो नहीं कर सके। हुकूमत अपनी मर्जी की तरामीम, अपनी मर्जी का कानून लेकर आ गई। फिर इसके बाद EVM का मामला आया जो इंतहाई सेंसिटिव मामला था जिसकी बेस पे जिसे एक विशियस डिज़ाइन करार दिया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसके ऊपर भी अभी तक जो PDM है वो अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं लेके आ पाई है, नहीं मनवा पाई है। कानून साजी हो गई, फिर स्टेट बैंक के हवाले से इनको एतराज़ात थे उस पर भी कानून साजी हो गई, नैब के हवाले से कानून साजी हो गई। सो इस वक्त और अब ये जो सबसे ताज़ा तरीन मामला है साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस हैं हमारे, उस पर भी PDM अब कह रही है कि जी हम अदलिया का वक़ार बहाल करवाएंगे, लेकिन फिल वक्त कोई मस्सर तहरीक हमें चलती नजर नहीं आ रही। और अभी चूंकि इन्होंने 6 दिसंबर को जो इजलास बुलाया उसमें आइंदा का लाएअमल जिसमें मफाहमत और मज़ामत के हवाले से इनकी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज होना है, लेकिन क्या पता कि उस वक्त ये कह दें कि जी छड्डो परा इलेक्शन आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च तक ही कर रहे हैं। नहीं तो असल में तो यही है ना,
खींच के इलेक्शन तक लेके जाना है और जितना वक्त जितना टाइम बाय किया जा सकता है वो करना है। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उन पार्टीज के बीच में भी फिर आपको याद है जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक तफरीक उस वक्त पैदा हुई थी जब दोनों पार्टीज बकौल उनके एक पेज पे थी। फिर अचानक से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक शो कॉज जारी किया और उस शो कॉज को कैमरास के सामने बिलावल भुट्टो साहब ने फाड़ के फेंक दिया और साथ साथ उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस भी की। और फिर अब वो वक्त आ रहा है कि दोबारा से पीडीएम का ये वाला जो धड़ा है इसको दोबारा पीपल्स पार्टी के पास ऐसा लगता है कि जाना पड़ रहा है, दोबारा से कंसल्ट करना पड़ रहा है इस पीडीएम के इजलास को और पीडीएम के इस एहतजाज को मजीद मजबूत करने के लिए। सूरत हाल पीडीएम के लिए कुछ खास हौसला अफजा नहीं है। दूसरी जानिब कल वज़ीर आज़म ने जी एक तकरीब से खिताब किया जिस पर उन्होंने कहा कि जो कर्जे हैं वो सारे पिछले हुक्मरानों ने चढ़ाए और इन कर्जे चढ़ाने वाले हुक्मरानों को सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने 6000 अरब के कर्जे का जिक्र किया, अपने दौर के उतने ही कर्जों का जिक्र नहीं किया वज़ीर आज़म ने, लेकिन पिछले 6000 अरब का उन्होंने जिक्र किया और वो कह रहे थे कि जी अगर हम 6000 अरब टैक्स इकट्ठा करते हैं जो कि हमें लग रहा है हम कर लेंगे 6000 बिलियन, तो अगर हम इकट्ठा कर भी लेते हैं तो 3000 की तो हमने किस्तें दे देनी है, तो हम 3000 अपने मुल्क के ऊपर क्या लगाएंगे। और दूसरी जानिब कल हमने ये खबर तो दी थी कि अब महंगाई में दोबारा से इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही थी वफाकी वुज़रा की जानिब से कि वो कहते हैं जी सिंध में जो महंगाई की सिचुएशन है वो सिंध के जो वहाँ पे रहनुमा है उनकी वजह से है। वफाक ने अपना मलबा सारा सिंध पे डाल दिया महंगाई को लेकर और इस हवाले से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पे आई। लेकिन हम महंगाई को डिस्कस करें तो पीडीएम का स्टांस जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा उनका यही था कि जी हम रोड्स पे निकलेंगे और जो महंगाई बहुत ज़्यादा है इसके खिलाफ हम रोड्स पे निकलेंगे। लेकिन बिल मुझे नहीं लगा और हमने इनके एहतजाज जो मुख्तलिफ शहरों में हुए भी जलसे ऐसा लगता है कि पीडीएम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। पीडीएम अपने नैरेटिव को लेकर के वो नैब के खिलाफ आए, एहतसाब के खिलाफ आए, गुमती पॉलिसीज के खिलाफ आए। लोगों को निकालने भी उस तरह से कामयाब नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपका नैरेटिव कमजोर है, जब आप लोगों को एक बुनियादी नैरेटिव ही नहीं दे पाते तो आपका जो डेडिकेटेड वोटर या वर्कर है जिसके कोई आपसे सियासी मफादात वगैरह वाबस्ता है वो तो आपके साथ चलेगा, वो तो आपके साथ मोबिलाइज होगा। लेकिन एक आम शहरी जो कि शायद इलेक्शन वाले दिन ये फैसला करता है कि उसने वोट किसको देना है, वो इस कंफ्यूजन के अंदर आपके साथ खड़ा नहीं होगा। उसको 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है तो आपके एहतजाज में अपने 10-10 दिन क्यों जाया करेगा। या तो आप तहरीक देखें, अब तहरीक लब्बैक चूंकि एक सियासी जमात है उसने एक ऐसा नैरेटिव लोगों के सामने रखा है, दो कि उसको बाद में इसके पॉलिटिकल फवायद भी होंगे, लेकिन लोग उसके नैरेटिव को बाय कर रहे हैं जो उन्होंने खत्म नबूवत के हवाले से अपना स्टैंस अपनाया। तो इसको देकर अब ऐसा लगता है कि जब तक पीडीएम कोई वाज़ेह स्टैंस नहीं अपनाती या दीगर जमातें भी तो उनको कामयाबी नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि अभी तक पीडीएम अपना जो नैरेटिव है, अपना जो नजरिया है उसको बनवा नहीं सकी है। और इसी हवाले से लोगों का एक जो एतमाद है वो भी बहाल नहीं हुआ अभी पीडीएम के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली अभी इन गवर्नेंस है तो सिचुएशन में हमें नजर आ रही है। चले जनाब, पीडीएम की सियासत के हवाले से हमने बात की, शो में बहुत कुछ है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहेगा और देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब कुछ टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं जिसके अंदर ढेर सारे फ्लॉज पाकिस्तान की अब तक तरक्की ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है। या तो पाकिस्तान में टैक्स सही से कलेक्ट नहीं किया जाता या लोग टैक्स देते नहीं हैं। हुकूमत मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना चाहती है और वो चाहती है कि इसके ज़रिए टैक्स कलेक्ट किया जाए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए। इसी हवाले से ईवीएम के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि हमने इससे पहले भी जिक्र किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए और रेवेन्यूज़ में इजाफे के लिए FBI के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस सिस्टम के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि उनका टैक्स कितना बनता है, अगर वो टैक्स नहीं देते तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर एक तकरीब से खिताब भी किया और उसे टेक्नोलॉजी की जानिब एक अहम और बड़ा कदम करार दिया। मुल्क और आवाम को उनकी खुशहाली के हवाले से उसको टैक्स कलेक्शन से मशरूत करार दिया और ये भी बताया कि टैक्स कलेक्शन मुल्क की इस वक्त सालमियत के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, अगर टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो ये भी एक मसला बन जाएगा। साथ साथ हुकूमत के पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, मजबूरन कर्जा लेना पड़ता है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि दुनिया भर में शहरी मुल्क चलाने के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में टैक्स चोरी को जुर्म नहीं समझा जाता। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम टेक्नोलॉजी से जो 6 टैक्स वसूली का रिकॉर्ड है वो 6000 अरब तक पहुंच जाएगा, जिसमें 3000 अरब जो है कर्जों में जाएगा, जबकि 22 करोड़ अवाम के लिए 3000 अरब रुपए रह जाएंगे। जबकि मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि नादरा के जरिए हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और 30 लाख लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, ताहम 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। रिटर्न फाइल करने वालों में से भी 10 लाख अफराद जो हैं वो टैक्स नहीं देते। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं, ये उनका कहना था। और इससे उनका ये भी कहना था कि हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद हैं जो कि टैक्सेशन के एक्सपर्ट से ज़रा पूछते हैं कि वो इस सिस्टम के हवाले से और इनिशिएटिव्स के हवाले से जो अब तक लिए गए हैं क्या राय रखते हैं। डॉक्टर इकराम, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर आपको।
ये बड़ा ही नाजुक मसला है और हर दफ़ा हमने देखा है कि एम्बिशियस टारगेट टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू उसका रखते हैं, फिर हमें उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट करना पड़ती है और हम वो चेज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन पिछली सहमाही के अंदर भी और इस सहमाही के अंदर भी हमारे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमने जो एक एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है टैक्स कलेक्शन का इस फिस्कल ईयर के अंदर, वो हम चेज़ कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर तो 6 ट्रिलियन तक भी एक्सपेक्ट करें कि हम कर लेंगे। आप इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को कैसे देखते हैं? हाउ वुड इट इफेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जो सिस्टम ट्रैक एंड ट्रेस का लगाया गया है ये 2008 से बहुत मुतनाज़ रहा और अब ये छूटे पे पहली दफ़ा वापस किया गया है। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे हमारे रेवेन्यूज में भी इजाफा होगा और एक तरह से शफाफियत भी आती। तो हुकूमत का ये कदम जो है ये काबिल तहसीन है और इसके साथ ही उनका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है जिससे कि हम अपनी टैक्स बेस को वसी कर सकें का सवाल उठाया गया है। इसका मेरी राय ये है कि ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त तकरीबन 108 बिलियन बैंक यूजर हैं। तो इसका मतलब ये है कि 101 मिलियन के करीब तो हमारे ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो बायोमेट्रिक के जरिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, अगर आप इस ऑडियो को कर लें, हमारे तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से हम आपसे कनेक्ट भी करते हैं। दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा, जरा ऑडियो क्लियर कीजिएगा जी। डॉक्टर साहब जरा वाज़ेह तौर पे सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर इकराम हमारे साथ मौजूद है। सो वंस अगेन जी, कल हुकूमत इमरान खान साहब ने जो पिछले हुक्मरान हैं उन पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने कहा कि ये जो 6000 अरब तक कर्जा चढ़ाया गया है उन हुक्मरानों का एहतसाब किया जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ये कर्जा क्यों चढ़ाया। डॉक्टर इकराम, कैन यू हियर अस? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा जो बात आप कर रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त टैक्स पेयर्स की तादाद है वो रिटर्न फाइलर्स की तादाद बहुत कम है, मगर जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सजेस्टेबल वो तो 100 मिलियन के करीब है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें नहीं कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो है वो लोग वसी पैमाने पर टैक्स चोरी करते हैं। हाँ, वो लोग दूर टैक्स चोरी करते हैं जो गरीब हैं या इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपने देखा शुगर के अंदर जो था पहले 9 महीने में जो था वो क्या यहाँ पे सूरत हाल किया और अब सडनली उनको प्रॉस्पेक्टिव भी तो कर दिया गया है, मगर पिछले माजी में जो उन्होंने चोरी की है उसका क्या हुआ उसका कोई हमें हिसाब नहीं दिया गया है। तो हम अगर 8 ट्रिलियन करते हैं तो हमें पता है कि 58.5% तो सूबों को चला जाता है। 30 ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसकी शफाफियत के हवाले से टेक्नोलॉजी की, ऑब्वियसली इसको टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना, इसलिए इतने बड़े सिस्टम के साथ और इतनी बड़ी आबादी के साथ उनको इस जो टैक्स नेट है उसके अंदर लेकर आना ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। तो क्या इस टेक्नोलॉजी पे रिलाई किया जा सकता है? ये इतना मौसर हो सकती है ये टेक्नोलॉजी? ये तो देखिए हर एक बैग जो वहाँ से निकलेगा उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो स्टैंपिंग होगी और वो पूरे सप्लाई चेन के अंदर हमें नजर आएगा। मगर क्या कोई ऐसी भी सप्लाई होगी जिसको वो छुपा लिया जाएगा? क्या हम रियल टाइम के अंदर जो है वो जहाँ प्रोडक्शन लाइन है उसको देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, या महज वही सप्लाई कैप्चर हो गई होगी जिसके ऊपर प्रॉपरली जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा होगा? और फिर आगे जाके रिटेल के अंदर जो है चूंकि हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं, तो जब तक हम रिटेल सेक्टर को कैप्चर नहीं करते हैं हम नहीं कह सकते कि ये पूरा जो अमल है जिसको हम ट्रेस करना चाहते हैं ये मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं। तो पूरी सप्लाई चेन को हमें जो है वो देखना है कि वो डोर से लेकर एंड रिटेल तक जो चीज़ की फरोख्त है क्या वो मुकम्मल तौर पर हमारी जो है वो रियल टाइम में हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे या नहीं। तो आपके ख्याल में क्या ये इतनी बड़ी आबादी में पॉसिबल है अगर हम ले आए? वैसे नादरा का डेटा हमारे पास है, टेलीकम्युनिकेशन एक बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है। जब आपको याद होगा हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक्शन शुरू किया था आज से कोई 5, 6, 7 साल पहले बाकायदा तौर पर, तो हमने करोड़ों के हिसाब से जो अनरजिस्टर्ड सिम्स थी उनको हमने ब्लॉक किया था। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो पॉसिबल उसी डाटा की वजह से हुआ था जो डाटा हमारे पास मौजूद था। फिर बैंकिंग सेक्टर हमारा विद द टाइम ग्रो कर रहा है। तो आपके ख्याल में जो एक गवर्नमेंट एम कर रही है कि हमें इस सिस्टम से इतना फ़ायदा हो सकता है और हमारी टैक्स कलेक्शन इन अ ईयर 6 ट्रिलियन तक जा सकती है, आपके ख्याल में हो सकता है? इज इट डूएबल इन अ फिस्कल ईयर? मेरा तो ख्याल है कि ये इसका पोटेंशियल तो 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अगर हम मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी के जरिए उन तमाम घरानों को
कैप्चर कर सकें और सारे इन्फ्लोज आउटफ्लोज को जो है हम कैप्चर कर सकें। तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैं कर रहा था कि अभी हमने सिर्फ शुगर की बात की है, अभी घी के हैं, अभी और सेक्टर्स हैं, तो सारी कमोडिटी के सेक्टर्स हैं, क्या वो सीमेंट है हमारे, क्या ये सारे इसमें आ जाए। जब ये सारे सेक्टर्स आ जाए, जब हम रिटेल सेक्टर तक पहुंच जाए, जब हम तमाम इंडिविजुअल्स को अगर हम उनकी इनकम एक्सपेंडिचर्स को देखते हो तो ये पूरा निज़ाम मजबूत जब बनेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स का निज़ाम मुकम्मल कर चुका है, डिजिटाइजेशन हो चुकी है। हुकूमत जो है वो डिजिटाइजेशन की बात करती है मगर कोई डिजिटाइज नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो अभी बहुत सी इसमें लूप होल्स हैं जिनको के पूरा करना जरूरी है। और हमें छोटे दुकानदारों टेलर्स को छोड़कर सबको टीओ सिस्टम के साथ अपना सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व डालना, तो ये सारी मुख्य कार्य तो ऑडियो के कुछ सीरियस मसाइल हैं, मुझे तो खैर मैं कुछ पॉइंट्स आपके समझ पा रहा हूँ। ये जो रिटेलर्स हैं ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी इकोनॉमिक और इस टैक्सेशन स्ट्रक्चर का। एक वक्त में एक तजवीज़ आई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कि जी फिक्स टैक्स ले लिया जाए और बीच में जो मिडल मैन है या एफबीआर के जो कुछ लोग हैं जो पैसे लेके टैक्स माफ़ कर देते हैं और इस तरह की सूरत हाल भी होती है और पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में आने के बजाय लोगों की जेब में चला जाता है, उसका भी खात्मा हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस रेगुलराइजेशन की जाने भी हुकूमत को जाना चाहिए? अभी तक हम किस हद तक जा पाए इस हवाले से अगर हम आप कुछ बता पाए डॉक्टर। सिस्टम तो देखिए अभी सेल टैक्स में हिदायत के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पीआर सिस्टम के खिलाफ बहुत जो है रेजिस्टेंस और मज़ामत पाई जाती है। तो जब भी रिटेल सेक्टर को हम नेट में लाना चाहते हैं तो उनकी तरफ से बहुत शदीद मज़ामत होती है। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने से जैसे आपने कहा ये सिलसिला जारी है। तो ऐसे हम अपने रिटेल सेक्टर को जो है वो एक फिक्स टैक्स की स्कीम में लाना चाहें छोटे दुकानदारों को, उसके बाद बड़े रिटेलर्स हैं उनको हम पीओएस के साथ जो है वो लिंक करें। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये बहुत दरपेश हैं हमें भी दरपेश हैं। तो चाहिए कि इसके ऊपर काम किया जाए और इन सबको जो है नेट में लाया जाए और इसी से फिर ये कि कीमतों का टैलेंट भी जो है उसमें भी जो हम बेहतरी कर सकेंगे, क्योंकि जब हमारे पास पूरी सप्लाई चेन में ये पता होगा कि जो अशिया की कीमतें हैं वो हर स्टेज के ऊपर उसमें कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है और आगे चलकर वो रिटेल के अंदर कितनी में अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और वो जब भी मेरी किसी टैक्स उमूर के माहिर से बात होती है मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ बीइंग पाकिस्तानी शहरी। बहुत सारे लोग जब उनसे टैक्स की बात करें वो इसलिए भी टैक्स नहीं देते, वो ये कहते नज़र आते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, टैक्स के बदले हमें क्या मिलता है? पानी तक तो साफ़ हमें मिलता नहीं है पीने का या इवन इस्तेमाल करने का, सिक्योरिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर उन लोगों को उस तरह की सहूलतें नहीं मिलती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर इंग्लैंड की मिसालें देते हैं तो वो इंग्लैंड के हॉस्पिटल्स की मिसालें क्यों नहीं देते कि जिस तरह के इंग्लैंड के हॉस्पिटल्स हैं? वो इंग्लैंड के सिक्योरिटी सिस्टम की मिसालें क्यों नहीं देते, हेल्थ सिस्टम की मिसालें क्यों नहीं देते? वज़राए आज़म की मिसालें तो वो देते हैं। तो लोगों को जब हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करती, दे डोंट लाइक टू पे टैक्स, और उनकी जेब से अगर मेरे जैसों की जो तनख्वाहदार है कट जाता है तो वो माइंड करते हैं कि जी क्यों हमारा टैक्स कटा है। तो इस कल्चर को हुकूमत कैसे डिस्करेज करे, अपने आप को प्रूव करे कि वो आवाम तक डिलीवर करिए जो टैक्स का पैसा इकट्ठा करिए? फरमाया कि हमारे यहाँ टैक्स का कल्चर जो है वो नहीं पनप सका क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि जो उनका पैसा है वो उन्हीं पे खर्च होगा। और उन्होंने पिछली हुकूमतों को क्रिटिसाइज भी किया है कि वो उन्होंने कर्जा जात लिए और टैक्स का जो पैसा आवाम पे खर्च नहीं हुआ। तो लोगों की बेइतमादी जो है वो स्टेज के ऊपर है तो भाई हमें टैक्स के बदले में क्या मिलता है। तो इस सवाल को बतलाकर उठाते रहते हैं मगर हम देखते हैं कि तो हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम का हुआ, कल शायद इस्लामाबाद के लिए बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने जो है वो सिर्फ मंजूरी दी है। तो इतने सारे गुजर जाने के बावजूद हम एक अच्छा निज़ाम नहीं बना सके जहाँ लोगों को जो है वो नीचे की सतह के ऊपर जो भी उनके हेल्थ एजुकेशन ये सारे जो भी इशूज़ हैं जिन के टैक्स के दिए वो टैक्स जो है ये उनको हासिल किया जा सके निजात को। तो उससे फिर तो जाहिर है कि वो रियासत को टैक्स देना पसंद भी करेंगे जब उन्हें उसके बदले में बिल्कुल बराह रास्त जो है वो फायदे नजर आएंगे, चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन का हो। तो ये जरूरी सवाल है कि क्या वाकई टैक्सेस के बदले में जो उसका प्रिंसिपल है कि उसको रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, लोगों को उसके बदले में है वो फवायद भी वही मिलने चाहिए। बिल्कुल ममालिक की मिसाल हम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में जो कि मैं उस वक्त का मैं चाहूँगी एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने जो इस साल टारगेट सेट किया है टैक्स कलेक्शन के हवाले से उसको वो पूरा कर पाएगी या हासिल कर पाएगी?
मेरा ख्याल है 5.8 से तो हम ज्यादा ही कर पाएंगे शायद हम 6 ट्रिलियन को बड़ी आसानी से, मगर फिर वही सवाल आता है कि क्या ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहा है, क्या ये डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, और डायरेक्ट टैक्सेस का इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या रिलेशन है। अगर हमने 67% से बल्कि 70% तक टैक्स इनडायरेक्ट तरीके से हासिल करने हैं तो फिर तो बहुत जो है हमारे लिए मुश्किलात होगी। जब तक हम अपनी डायरेक्ट टैक्स की सतह को नहीं बढ़ाते हैं तो ये निज़ाम जो है ये इसी तरह से मुंतफाना नहीं रहेगा और हमारे लिए मुसीबत का बायस है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पिछले दौरे हुकूमत में वैसे कुछ अच्छे इक़दाम किए गए थे, जैसे फाइलर्स नॉन फाइलर्स लेकर आया गया था, विद होल्डिंग टैक्स की टर्मिनोलॉजीज आम आदमी को पिछले दौरे हुकूमत समझ आना शुरू हो गई थी। कुछ अच्छे टैक्स बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स दिए गए थे पाकिस्तान के अंदर, तो इस किस्म की चीज़ें लाई गई थी जिससे टैक्स पेयर को भी एक एतमाद मिला था कि मेरा जो टैक्स का पैसा है जो मैं पे कर रहा हूँ उसकी कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है। मौजूदा दौर में पिछले 3 साल के अंदर सिवाय चेयरमैन FBR चेंज करने के और इस तरह की ऑप्टिकल जो सेरेमनीज है उसके अलावा हमें कम से कम टैक्स के अंदर कुछ नज़र नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो टैक्स जो डिपॉजिट सबमिट करवाने वाले लोग हैं, जो टैक्स क्या कहते हैं उसको गोशवारे जमा कराने वाले, उनकी तादाद पहले से कम हुई है, बड़ी नहीं है। शायद यही वजह है कि हम टैक्स कल्चर को फ़रोग नहीं दे पा रहे। बहरहाल जी, हम बात कर रहे थे टैक्सेशन के हवाले से। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन शोबा तालीम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, और ई लर्निंग के हवाले से जो कि वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और इसका जो शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले हर फ़र्द को अपना हिस्सा डालना है। और जब हम बात करते हैं कि तलबा को जदीद से जदीदियत की तरफ लेकर जाना है ताकि वो दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ पाकिस्तान में भी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो आम हो, इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे ई लर्निंग को लेकर। हमारे साथ सैयद हैदर अली हैं, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल सिंध, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर अली साहब कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। हमारे जो ई लर्निंग सिस्टम के हवाले से या ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसके सीखने में तलबा की जो एक मस्बत तब्दीली है वो किस तरह से आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग या हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम जो कोविड ने ज़्यादा हम सबको मुतारिफ़ करवा दिया, मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी की एक एडवांसमेंट की शक्ल ज़रूर है, लेकिन ये कोई मुतबादिल या कोई अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन में हमारी टीचर्स ट्रेनिंग में पहले भी ऑडियो विजुअल एड्स की अहमियत थी। वक्त के साथ साथ ये ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो एडवांस से एडवांस तर होती चली गईं। जहाँ तक इसकी कोई मुस्बत तब्दीली की बात है कि स्टूडेंट्स पर इसका कोई पॉजिटिव चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो किसी ने बात कही थी कि एहसास-ए मरवत को कुचल देते हैं आलात, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये एजुकेशन को सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये कोई बहुत मुस्बत तब्दीली बच्चों पर नहीं ला सकता। बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक पौधे को हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से वो पौधा जो है वो नशोनुमा हासिल करता है। इसी तरीके से ये जो तकरीबन तदरीसी मुआवनात होती हैं या तदरीसी सहूलियात होती हैं, ये बूस्ट करती हैं बच्चे को, ये बच्चे को फास्टर लर्निंग की तरफ ले जाती हैं, लेकिन ये ख़ुद कोई ऐसा टूल नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम इसको एजुकेशन का कोई मुतबादिल समझें। और दुनिया भर में भी ये रिसर्च अब साबित हो चुकी है इसी कोविड-19 के दौरान कि ऑनलाइन लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ जो लर्निंग पिरामिड आप बनाते हैं उसमें 20% लर्निंग बच्चों की ऑनलाइन में होती है। तो इस तरह से ये कोई इस तरह का मुस्बत नहीं है मामला, लेकिन बहरहाल एक टेक्नोलॉजी है जी, इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैदर, अगर हम इसको एक इजाफा ही समझे, एक इजाफा तो बहरहाल नहीं के उन टेक्निक्स के अंदर जिनके जरिए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फॉर्मल टेक्निक्स तो हम इससे पहले इस्तेमाल करते आए हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन एक बहरहाल उस तकनीकी अमल के अंदर एक इजाफा ज़रूर है, एक एक्स्ट्रा टूल ऐसा ज़रूर है जो कम अज़ कम कोविड जैसी सूरत हाल के अंदर या जैसे लाहौर में अब स्मोक जैसी सूरत हाल है उसमें बच्चे अपने तालीमी निज़ाम से कम कम जुड़े रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिसकनेक्टेड हो जाए। बिल्कुल आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? जी बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है, लेकिन इसके लिए फिर आपको मासिस में देखना पड़ेगा कि क्या आपकी 60% से ज़्यादा आबादी को
इंटरनेट की सहूलत और ये एक्सेसिबिलिटी है? क्या आपकी जो मासिद हैं, आवाम हैं आपके, क्या वो 30,000 रुपए से ज़्यादा आमदनी रखते हैं? जबकि आदादो शुमार हुकूमत पाकिस्तान के ताज़ा तरीन ये कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा घराने पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनकी माहाना आमदनी 30,000 से कम है। तो अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रूर एक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है और इसको बहुत अच्छे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा ये और हमारी शिकायत ये रही वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कि वो हाइब्रिड एजुकेशन की बात करते रहे, ऑनलाइन की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का पैकेज, कोई कॉम्पनसेशन, कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए। अच्छा कंसर्न है आपका कि तो माफिज को ये फैसिलिटी मिले। ये बिल्कुल आपका राइट कंसर्न है, आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए फिर अभी चूंकि आप खुद भी एक बॉडी को चेयर करते हैं सिंध के अंदर, फिर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स की भी एक बॉडी है, ओवरऑल आपकी डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि जिसके अंडर डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, तो आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से, या आप लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म हुकूमत के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं? क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर बच्चा घर पे ही गैजेट अफोर्ड करे, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं या आप लोगों के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स नस्ब कर दिए जाए जिस पे बच्चे इकट्ठे होकर फॉर्मल के बजाय ऑनलाइन भी लर्निंग कर सके और दुनिया भर के टीचर से कनेक्ट हो सके। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनने की बात हो रही है? देखिए, हमारी सिंध में स्टीयरिंग कमेटी है एजुकेशन की, जिसको मिनिस्टर हेड करते हैं, और हमारी बहुत दफ़ा इस मौजू पर बात हुई कि अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो फिर आपको पूरा एक मेकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा, रिसोर्सेज इसके लिए एलोकेट करने पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से सूबे सिंध में भी जो सूरत हाल रही पिछले 2 साल के दौरान कोविड में, तो ख़ुद उनकी अपनी सूबे सिंध की जो सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये दावा किया कि हमने 30,000 से ज़्यादा असातिज़ा को ऑनलाइन टीचिंग पर लर्निंग दी और हमने 2,20,000 बच्चे इससे इस्तेफादा कर सके। अब आप देखिए कि 46 लाख बच्चे सूबे सिंध में सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हुकूमत के दावे के मुताबिक और उसके आदादो शुमार के मुताबिक 2 लाख बच्चे ऑनलाइन से इस्तेफादा हासिल कर सके, जबकि शायद ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हों। ठीक हो गया सैयद हैदर अली, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्वाइन, आपने जो भी आपके कंसर्न्स थे उनको भी डिस्कस किया। ऑब्वियसली इसमें फोकस करने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत है जिसमें तलबा को अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ स्विच भी करवा रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग हो जिसके तहत बहुत सारे तलबा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है इसको केटर किया। और लाजमी नहीं है कि जब भी हम, मैंने मुख्तलिफ लोगों को बोलते हुए सुना है, चूँकि ऑनलाइन में बड़ा फोकस किया है, मुसलसल हम इस पर बात कर रहे हैं कि जी तलबा कैसे अफोर्ड करेंगे, गैजेट्स कैसे होंगे, तो लाजमी नहीं है कि हर तालिब इल्म जो है अपना इंडिविजुअल गैजेट इस्तेमाल करें। हम ये क्यों भूल जाते हैं अरमलासन कि अगर एक घर के अंदर 4 बच्चे हैं, वो चारों पढ़ रहे हैं तो समाओ चारों एक गैजेट पे भी तो काम कर सकते हैं। लेकिन ये होना जरूरी है, इससे भागना अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोविड ने बहुत ज्यादा हमारी आंखें को चेंज कर दिया है बिल्कुल, और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से तो बहुत एक जो कह रहे हैं ड्रास्टिक चेंज आया है। सो इस पर हम बात करते रहेंगे लर्निंग को लेकर। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। परवीन को फरीक रहमत करें, हम उन्हें याद कर रहे थे और अब इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जाने पड़ते हैं। बिल्कुल, और हम आज देसी फूड में आपको लेके जाएंगे आरिफ चटखारा। तो देखते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, आज मेरा भी दिल किया कुछ चटपटा खाना खाने का, इसलिए आज मैं आई हूँ टकसाली गेट, जहाँ पर है आरिफ चटखारा हाउस, जो कि 40 साल से खाना बना रहे हैं और यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है यहाँ का तवा पीस। चलिए चलकर लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने तवा चिकन ऑर्डर किया है। टेस्ट कैसा लगा? बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था। क्या खास बात लगी इनके तवा? वैसे तो काफ़ी सुना है कि आइकॉनिक है, हम इसीलिए इस्लामाबाद से ट्राई करने आए थे। आप कहाँ से हैं?
मैं तो लाहौर में ही होता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली आते हैं। ये पेशावर से जब भी आते हैं, साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो इधर आते हैं खाने के लिए। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ से खाते हुए? यहाँ से खाते हुए 10-15 साल तो हो गए होंगे। इनका पहले आरिफ होटल दूसरा था, तो अब इधर आ गए हैं। आप अपने दोस्त के साथ आए हैं और पेशावर से आए हैं, तो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन तवा पीस जो है हम काफ़ी अरसे 17-18 साल से खा रहे हैं। अच्छा, पठान तो ज़्यादातर मिर्चें नहीं खाते, नमकीन खाना खाते हैं, तो आप कैसे खा लेते हैं ये तवा पीस इतना चटपटा? असल में लाहौर में अरसा काफ़ी ज़्यादा हो गए, 20-22 साल से मैं जो है इधर लाहौर में ही आता रहता हूँ और ज़्यादा वक्त लाहौर में गुजरा है, तो इसकी वजह से जो इनके मिर्च वगैरह मसाले जो होते हैं वो बस चल जाते हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर धर्मपुरा से। धर्मपुरा से। अभी आप क्या खा रहे हैं? हम ये खा रहे हैं चिकन तवा पीस है ये। टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ का? टेस्ट अच्छा है। कब से खा रहे हैं यहाँ से? सच तो ये है कि फर्स्ट टाइम ही आए हूँ मैं आज। फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी, ये मेरे दोस्त हैं उस्मान साहब हैं, इन्होंने एक्सप्लोर किया था इसको, तो इन्होंने फिर हमें बताया, फिर हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं, चल गए। आप कहाँ से हैं? हम तो बेसिकली लाहौर से ही हैं, लेकिन हमारी खाला यूएसए से आई हैं, तो हमारा है कि जब भी कोई हमारे यहाँ लाहौर आता है तो उसको यहाँ ज़रूर लेके आते हैं। अच्छा, आपको कैसा टेस्ट लगा यहाँ का? यहाँ का टेस्ट तो ऑसम है और इनका ट्रेडमार्क है, तो पिछले 10-12 सालों से हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं कराची से, इस्लामाबाद से, आउट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, तो जैसे हमारी खाला आई हुई उनको भी हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर शहजाद भट्ट साहब। आप मुझे बताएं ये काम किसने स्टार्ट किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े भाई हैं आरिफ भट्ट साहब, ये उन्होंने काम शुरू किया था, तो एक प्लान किया था उन्होंने कि भी कोई नई डिश दी जाए तो जो लाहौर में कहीं ना हो, तो तवा पीस के तौर पे हमने इसका नाम चॉइस किया कि भाई तवा पीस ऐसा आइटम है कि जो ये यहाँ पूरे लाहौर में नहीं है। अच्छा, तो ये काम करने का ख्याल कैसे आया था? बस देखें, जब अल्लाह ताला कोई रास्ता बनाता है तो अल्लाह ताला ही वो ज़रिए बनाता है कि भाई इसको काम कैसे स्टार्ट किया, कैसे नहीं किया, लेकिन मेहनत बड़े भाई ने बहुत की इस मसले में। अच्छा, आपके तवा पीस की इतनी ज़्यादा मैंने तारीफ सुनी हुई है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ख़ास वजह जो है वो मसाला जात है। जो इसकी रेसिपी तैयार की गई है वो नहायत ही खूबसूरत है। इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, उसमें ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली का भी सिर्फ एक टेस्ट है, अदरवाइज़ इसमें वो घर के मसाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो घर में फैमिलीज बनाती हैं ये उससे भी बेहतर है। माशाल्लाह आपके पास कस्टमर्स का रश लगा रहता है और लोग दूर दूर से आपके पास आते भी हैं, तो उसी हिसाब से आपने तवा चिकन पीस बनाना होता है, तो तकरीबन एक दिन का कितना चिकन इस्तेमाल होता है? अनलिमिटेड होता है, कभी 1000, कभी 1200, कभी 2000, कभी 3000 तक भी ये चला जाता है, लेकिन ये अनलिमिटेड होता है कि इसमें हमारे पास ये नहीं होता। जब भी माल जितना आता है, हम फर्ज करें कि जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत तेज़ काम होता है। आप रशी एरिया में बैठे हुए हैं और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपके पास तवा पीस खाने कौन कौन से शहर से लोग आते हैं? अंदरून से ज़्यादा, ये जो 12 गेट हैं, इसके अलावा भी आप समझें कि आउटसाइडेड बहुत सारे कस्टमर हैं, आउटर सिटी से भी हैं, आउटर कंट्री से भी हैं। यहाँ पर माशाल्लाह इतना कस्टमर्स का रश है और कभी कोई कंप्लेन नहीं करता कोई भी? रश में कंप्लेन तो है, कभी सर्विस में, तो टेस्ट में नहीं। इतने अरसे से आप तवा पीस बना रहे हैं, तो कभी टेस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आया? देखिए, खाना बनाने में जो शेफ़ है ना, उनका कमाल कम है, जो उसकी रेसिपी है उसका कमाल ज़्यादा है, कि वो जो रेसिपी तैयार होती है वो दही में होती है, जब वो सॉक्स बन जाता है, जब वो सॉक्स तैयार होकर वो पीस के ऊपर पड़ता है, उसका जायका वो सॉक्स निकालता है। कारीगर का काम है 50%। अरसा दराज से आप ये काम कर रहे हैं, तो अब तक कितनी मशहूर शख्सियात आपके पास आ चुकी हैं? सियासी बहुत सारे लोग आते हैं, सरकारी लोग भी आते हैं, जो सियासतदान भी आते हैं, और एक्टर सिंगर वगैरह भी आते हैं? एक्टर्स भी बहुत आते हैं, क्रिकेटर भी बहुत आते हैं, तो काफ़ी हैं जिसमें काफ़ी लोगों का नाम है। लाहौर में आपकी कितनी ब्रांचेज हैं और कहाँ कहाँ हैं? लाहौर में जो मेन ब्रांच हमारी यही है, और हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है जो होटल में, वो वहाँ पे स्टॉल के नाम पे दिया है, लेकिन मेन ब्रांच हमारी एक ही है। नाजरीन, मेरे लिए यहाँ का स्पेशल तवा पीस और उसके साथ आई है रोटी, इसको ट्राई करते हैं।
नाजरीन, ये तवा पीस चटपटा और नहायत ही लजीज है। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल की सैर तो हमें करवा ही रही हैं, लेकिन साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता सजाद ताफो से भी मुलाकात करवा रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़न को परवरिश के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ नौजवानों को मुख्तलिफ फ़न सिखाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल की, जहाँ मुख्तलिफ नौजवानों को हुनर सिखाए जाते हैं, फ़न सिखाए जाते हैं, जिसमें रक्स, मौसीकी, पेंटिंग समेत मुतअद्दिद क्लासेस दी जाती हैं और यहाँ पर बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी उनके हुनर को, उनके फ़न को निखारा जाता है। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सदारती अवार्ड याफ्ता गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, मौसीकार उस्ताद सजाद ताफो से, जो अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में नौजवानों को म्यूज़िक सिखाने के लिए कोशा हैं। जी, सुबह सुबह आपने मुझे कैसे पकड़ लिया? हमने सोचा कि सुबह सुबह आज आपसे गपशप की जाए और आपकी क्लास में जाके देखा जाए कि बच्चे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और आप सुबह का आगाज किस तरह से करते हैं। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो डाउन टाइम होता है ना, ये मेरा 5 बजे नमाज के बाद, और मैं खुद अपना नाश्ता बनाता हूँ। जबरदस्त, क्या नाश्ता बनाते हैं? मेरी होती है डच ब्रेड, होती है देसी अंडे और डच ब्रेड होती है, और जूस भी खुद बनाता हूँ उसका, एप्पल का। उसके अलावा दही भी खाता हूँ। बड़ा हार्टी ब्रेकफास्ट करते हैं, साफ सुथरा क्लीन ईटिंग इसको कहते हैं। पंजाबी भी और मिक्स वेस्टर्न। अच्छा सर, अगर बात की जाए मौसीकी की, आपके वालिद साहब तबला किंग थे, आपने गिटार का इंतखाब कैसे किया, क्यों किया? तबला क्यों नहीं सीखा? तबला मैंने सीखा है, और तबला एक रिदम है, जैसे बोंगो, ड्रम, तबला, ये एक रिदम है। इसके बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको आएगा नहीं। जब तक आपको ये ना करेंगे ये लय है। आड़ कुआड़ भी ये कहता है, ये भी लय है। उसके फिर बाद गिटार का, मुझे घर में गिटार एक अंकल बजाते थे हमारे पोपा साहब, जिन्होंने बहुत सीनियर थे। तो मैंने आई वाज चाइल्ड, तो मैंने उनको देखा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो तबला सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मॉडर्नाइजेशन किस्म का आदमी था। हाँ जी। तो फिर मैंने ये, डैडी ने मुझे सिखाई, क्योंकि वो टैलेंटेड बंदे थे, तबला भी, मौसीकार भी। उन्होंने ये मुझे, ही टॉट मी द गिटार, ही ब्रॉट मी इन फिल्म इंडस्ट्री, और मैंने वहाँ से पहला गाना फिर आईना का बजाया, मुझे दिल से ना बुलाना। सर ये बताइएगा कि आज की नौजवान नस्ल किस हद तक संजीदा है उस्ताद से सीखने में? जी, बहुत टैलेंट पाकिस्तान में, यकीन करें आपके आजकल 5 दिन की मौसीकी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे बजा रहे हैं। यहाँ जो मेरे स्टूडेंट हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लड़की मेडिसिन में कर रही है, तो वो इतना म्यूज़िक का शौक, वो कहता है कि हमें टाइम मिलता है, हम भागते हैं इधर आपकी तरफ। अभी आपको सुनाएंगे बच्चे के कितना टैलेंट है। उनको कई चैनलों पे उन्होंने परफॉर्म किया, कई बैंड बन गए, 3 ताल बैंड बन गया, सवाल बैंड बन गया। यहाँ से सीख के NCA में उनको एडमिशन मिले। अल-हमरा आर्ट काउंसिल का ये प्लेटफॉर्म का ये स्टैंडर्ड है। सर आपने मलका तरन्नुम नूरजहां समेत मुल्क के बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया, उसके बारे में भी हमें बताइए। मैंने उनके साथ तकरीबन 1973 से गाना बजाया था, फिल्म सुल्तान का गाना। 14 ईयर ओल्ड, तो मैंने मैंडोलिन देखा था, छोटा सा स्पेन का इंस्ट्रूमेंट, वो बजाया। उसके बाद फिर बहुत से गाने उनके पंजाबी फिल्मों के, उर्दू फिल्मों के, अमशर साहब, नशा साहब, इतने प्यारे दिल की मालिक थी, बड़ी लिबरल और एंटरटेनिंग, हंसना, जुगतें करनी। फिर मैं वो सुरमंडल भी उनके साथ मेल के में बजाता था, और बहुत ही प्यारी, और बड़ा काम किया, और मुझे उनके साथ बहुत कुछ मिला। मेहंदी हसन साहब के साथ, मेहंदी हसन साहब के साथ बहुत काम किया जी। फिर नाहिद अख्तर, ए नैयर,
अपना इखलाक है, मतलब हमारा एक बैच है, महनाज भी, हाँ तो हमने बड़ा काम किया। तो सर आपने इतना ट्रैवल किया, इतने बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया, हसीन यादें होंगी, कोई हमारे साथ भी शेयर करें, कोई ऐसा वाकया जो अक्सर याद आता है तो आप मुस्कुराते हैं। वो कनाडा में थे, मैडम नूरजहां के साथ थे, 86 में एक शो था, तो बागजी थे, ताऊ साहब से छोटे हैं जो, हाँ जी, तो वो बड़े शरारती, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। हाँ जी। उन्होंने, मैडम नूरजहां बैठी तो वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो मैडम कहती है मेरे अंकल को कि बागजी अगर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर ला तो फिर मर जाए तो फिर कितना मजा है, सारी प्रॉपर्टी सान सब ਨੂੰ मिल जाए। तो बागजी कहते हैं मैडम इसका मतलब कि झट मंगनी तो पट मर्ग। ये बहुत वाकया, वो देख देख के मैं इतना हंसा, मैंने कहा उनका जो आपसे प्यार भी था ना एज ए आर्टिस्ट, ये बड़े अच्छे छोटे छोटे वाकये गुजरे हैं जो अक्सर याद आते हैं तो आप मुस्कुराते होंगे। सर आपने गाने भी गाए, अभी तक कितने गाने आपके रिलीज हो चुके हैं और किस किस जबान में आपने गाना गाया? मैंने एक गाना बनाया बच्चों का, जो जैसे माइकल ने गाना बनाया था वी आर द वर्ल्ड था एक गाना, तो मैंने जब अमेरिका में था तो मैंने देखा यार मैं भी जाऊंगा फाउंडेशन के लिए काम करूंगा। मैं फाउंडेशन तो नहीं बनाई लेकिन उनके लिए गाना बनाया जहां उनको ब्लाइंड व स्पेशल चिल्ड्रन का काम होता है, किसी का बन जा। वाह वाह वाह, जबरदस्त हो गया। तो सर ये क्या जरूरी होता है कि अच्छा मौसीकार बनने के लिए आपका एक मौसीकार घराने से ताल्लुक होना चाहिए? इस बात में क्या कोई सदाकत है या नहीं, कोई भी गुलकार बन सकता है? नहीं, वो ये है कि मौसीकी में ये है कि आप पहले किसी को इनहेरिटेड आपको थोड़ा नॉलेज कुदरत की तरफ से होता है कि सुर को समझते हैं या रिदम बजाते हैं, दिए जाते हैं जो मौसीकी को समझ सकते हैं, समझते हैं। फिर आपको एक टीचर बहुत जरूरी है, अच्छा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। सर अरूज ज़वाल भी जिंदगी का हिस्सा है, कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया, अगर आया तो फिर किस तरह से उसका मुकाबला किया? हाँ, 2000 में आया तो हमारी फिल्में ऐसी बनने लगी पंजाबी जिसमें मार धार, लड़ाई, कत्ल गारत। उस दिनों में बड़ा झटका लगा हमें कि चलते चलते एक साल आप कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने देखा क्या करना है। मैंने फिर गिटार पकड़ी, तो फिर मैंने इसको एज ए ट्यूटर शुरू हो गया। मैंने कहा लोगों को ट्रांसफर भी करेंगे और रोजी का भी जरिया चलेगा। सर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को म्यूजिक की क्लासेस देते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारा जो है ना थोड़ा सा हमें टूर दे दें या तो अपने स्टूडेंट्स से हमें मिलवा दें और हम उनकी भी मौसीकी सुन सकें कि वो कितना अच्छा गाते हैं, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स हैं। अब तक कितने स्टूडेंट्स को यहाँ अलहमरा में म्यूजिक सिखा चुके हैं? अभी तक तकरीबन तो 20-25 हज़ार स्टूडेंट निकल चुके हैं और मुल्क से बाहर भी परफॉर्म कर रहे हैं और आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट को लेके चलते हैं। जबरदस्त हो गया। जबरदस्त जबरदस्त, इनक्रेडिबल, इम्प्रेसिव। क्या ये सिंक्रोनाइज होके सबने गिटार बजाया और वेरी इम्प्रेसिव। माशाल्लाह से सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमाल हैं भाई। जी जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें से कौन अच्छा गुनगुनाते हैं? और अगर मैं कहूँ कि किसी को बोले आप गुनगुना कर भी हमें सुना दें। ये मुनीम है और मुकद्दस है, दोनों बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। अच्छा। इनको मैं अपने बैंड में रखा है और बड़े बड़े चैनलों पे ले जा रहा हूँ और ये इन्होंने अभी लास्ट टाइम शो किया, बड़ा अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा गाए। Really? तो जो आपको अभी गाना भी सुनाए, हमें भी फिर तो गुनगुना के सुना दे। जबरदस्त जबरदस्त, खूबसूरत, पता चल रहा है कि आपके स्टूडेंट्स हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप इतने टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलके, इतना अच्छा गिटार बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं। We wish them good luck for their future. Thank you. और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ एक्सप्रेसो का जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया। Keep watching Expresso. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त है साइंस एंड टेक का और आज हमने कुछ बनाना के हवाले से बात करनी है। बनाना वैसे तो बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला और बहुत ज़्यादा हेल्दी एक फ्रूट है, लेकिन इसका पाउडर कैसे बनाया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये आज के साइंस एंड टेक में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। इब्न फाजिल साहब जो हैं उन्होंने कुछ वक्फा दे दिया था और कुछ मसरूफियत थी उनकी, और जब भी मैं उनको कॉल करता था तो मैं उनको ये कहता था कि इब्न फाजिल साहब क्या आप दानिशवराना तसाउल पसंदी की वजह से नहीं आ रहे, और इस बात को वो बहुत पसंद करते थे। वो समझते हैं कि दानिशवराना तसाउल पसंदी एक अच्छी इस्तिलाह है मसरूफियत शो करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका जी, आप दानिशवराना तसाउल पसंदी से निकल के आप बड़ी मेहरबानी जी, आपने बड़ा खूबसूरत तारीफ कराया और ये लफ्ज़ मुझे इतना पसंद है आपका जी, दानिशवराना, तो मेरा जी चाहता है कि मैं भी दानिशवर बन जाऊं। कोई भी किसी को कोई कहे, कोई गिला करे कि आप मिले क्यों नहीं है या हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे ज़रा दानिशवराना तसाउल पसंदी आड़े आ गई थी।
सर, जिस तरीके से हम आपने बहुत सारे हमने आपके साथ सेगमेंट्स किए हैं और आपने जिस तरह खुशहाल पाकिस्तान को आप खुशहाल देखना चाहते हैं और इस हवाले से आपके एफर्ट्स बहुत कमाल। अब आजकल जो है वो केले का सीज़न है और केले के हवाले से भी हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन में हम बहुत पीछे हैं। तो केले के हवाले से जबकि वो सीज़न है और हर जगह पे रेडियो में बहुत सस्ता इस वक्त मिल रहा है, इसके हवाले से क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। सर जी, एक आपको एग्जांपल देता हूँ जी कि हमारी एक बड़ी मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी है जो बच्चों की प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। वो बच्चों की प्रोडक्ट के अंदर जो केला है उसका पाउडर यूज़ करते हैं। अच्छा। फलों के लिए उसकी पूरी न्यूट्रिशन उसमें उनको मिलती है, जिसको आप पानी में हल करके मैश करके बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में जो केले को कन्वर्ट करना है, ये बहुत ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन है। ठीक है। सिर्फ एक कंपनी सालाना 200 टन पाउडर यूज़ करती है। ठीक है। और अगर आप केले के हिसाब से जाएं तो ये कोई 1000 टन केला की एंड प्रोडक्ट है। अच्छा। तो आप देखें कि अगर हम उसको डोमेस्टिकेट कर लें, हम यहाँ पे करें, ये सारा इंपोर्ट होता है और बड़ी अच्छी वैल्यू, महंगी वैल्यू से इंपोर्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे बड़ा आसान सा प्रोसेस है, जैसे हमने डिहाइड्रेशन के ऊपर पहले बहुत दफ़ा बात की, तो ये भी बेसिकली डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि केले को मैश कर लेते हैं, उसकी पेस्ट बना लेते हैं, गोदा बना लिया। जी गोदा बना दें, वो पेस्ट शक्ल आ जाता है। उसको ट्रेज में रख के तो अपने डिहाइड्रेटर के अंदर उसको रखना है। जिस तरह आपने बताया था वो छोटे छोटे डिहाइड्रेटर अगर आप बना लें, जैसे आप सर्दियों में तो वो सनलाइट तो कम है ना? सर्दियों में सनलाइट कम है, बट जो डिहाइड्रेटर है उसके अंदर फिर भी अच्छा टेम्परेचर है आजकल, यानी पिछले 1 माह से जो चल रहा है, इसमें वो भी यूज़ हो सकता है। प्लस जो दूसरे डिहाइड्रेटर्स हैं, मतलब गैस से चलने वाले, केले में जो पानी की मिकदार कदर मतलब अपेरेंटली तो असला नजर आता है जिस तरह आम है या उस हिसाब से तो कम है, तो ये डिहाइड्रेशन में कम वक्त लेगा खुश्क होने में? इसमें तकरीबन 25% के करीब सॉलिड होता है, 75% के करीब इसमें भी पानी होता है। अच्छा। लेकिन बाकी चीज़ों से जाहिर है कि ज़्यादा सॉलिड हैं, तो इसमें 1/4 आपको पाउडर की मिकदार मिल जाती है। यानी कि 4 kg आप उसको ड्राई करते हैं तो 1 किलो तकरीबन आपको पाउडर मिल जाता है। और टाइम इसका डेफिनेटली उससे कम लगता है। अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 24 से 25-30 घंटों तक है, इसका कोई 20 आवर्स का टाइम है पाउडर पर। लेकिन इसमें आपको 2 बार करना पड़ता है, यानी एक दफ़ा आप उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद फिर उसको 2-3 घंटे के लिए उसको ग्राइंड करते हैं ताकि वो पाउडर इस शक्ल में आ जाए कि वो उसके ग्लोमेरेट्स ना बने। तो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है। इसको कमर्शियल बुनियादों पर भी बहुत अच्छा किया जा सकता है, इसकी पैकिंग करके आप इसको सेल करें। और उसके अलावा अच्छा, इसको सिर्फ यही नहीं कि बच्चों के लिए, इसको आम यूज़ के लिए, जब केले आप देखें कि कोई ऐसा भी मौसम आता है कि जी वो 250-300 रुपये किलो है, तो आपने मिल्क शेक बनाना है तो आपने 1 चम्मच उसमें पाउडर ऐड करना है और आपने मिल्क शेक, वो सेम वही है। हाँ जी, इसी तरह आपने दही के अंदर टेस्ट के लिए वो डालना है, उसकी सारी न्यूट्रिशन हर चीज़ सेम है, वैसी है जी बिल्कुल। और घरों में लोग, मतलब है कि मैं तो कहता हूँ हर घर में डिहाइड्रेटर होना चाहिए छोटा डोमेस्टिक, ताकि सीज़न के अंदर आपको बड़ी इंजॉयमेंट है। मतलब ये कि एक्टिविटी है कि आप फारिग टाइम में आप चीज़ों को प्रिजर्व करें, अपने लिए उसको रखें और उसको मतलब जो मॉइस्चर प्रूफ बोतल्स हैं उनमें आप फीड उसको स्टोर करके रखें और आप साल भर उसको रख सकते हैं। और इसी तरह कमर्शियल बहुत बड़ी एक्टिविटी है, जैसे मैंने कहा कि जी 1000 टन केले की जो डिमांड है सिर्फ एक कंपनी की है, तो अगर हम यहाँ प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो और भी इसकी डिमांड होगी और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यानी हमारे हज़ारों लोग सिर्फ केले की इस एक वैल्यू एडिशन के साथ अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो हमने जो बात की अपने फादर साहब से, उससे जो हम नताइज अखज़ कर सकते हैं वो 2 हैं। एक तो उसका घरेलू इस्तेमाल है जो कि बहुत ज़बरदस्त है कि बच्चों की ग़ज़ा के हवाले से, बड़ों की ग़ज़ा के हवाले से केले जब महंगे हैं तो इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। मिल्क शेक में आप वही पाउडर की एक चम्मच जब डाल के तो वो मिल्क शेक बना सकते हैं। और दूसरा उसका एक कमर्शियल इस्तेमाल है, उसकी भी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है, जिस तरह से उन्होंने स्टेटिस्टिक्स पेश किए हैं। और इब्न फाजिल साहब की बातों पे जो लोग अमल कर रहे हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कुदरती वसाइल के हवाले से तो हमारा मुल्क माला माल है, बस कुछ ज़ाती सतह पे या इन मामलात में कुछ गफलत है जिसकी वजह से हम पीछे हैं। और ये वैल्यू एडिशन जो है इस हवाले से जो इब्न फाजिल साहब बहैसियत टीचर इनका जो किरदार है वो बहुत ही कमाल है। देखते रहिए साइंस एंड टेक।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। इलाज बीमारी से ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। आपको पता है कैसे? ये हम सुनते तो रहते हैं, मगर इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? शायद इसकी वजह ढूंढने पर हम लोग गौर नहीं करते, और ये गौर करना चाहिए। हकीकत ये है कि थोड़ी सी भी लापरवाही शदीद नुकसानदेह साबित हो जाती है। जबकि हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो मालूम ये होता है कि एंटीबायोटिक्स के बेजा और गलत इस्तेमाल या सॉर्ट ऑफ सेल्फ मेडिकेशन से बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकता, बल्कि मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। हर साल तकरीबन 7 लाख लोग एंटीबायोटिक के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो जाने की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, और इसीलिए जो WHO है, आलमी इदारा सेहत है, उसने इंसानियत के लिए इसे इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है। और एक अंदाजे के मुताबिक एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो जाने की वजह से साल 2030 तक तकरीबन 300 मिलियन, जो कि 30 करोड़ अफराद बनते हैं, वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। बिल्कुल, और आलमी इदारा सेहत ने ग्लोबल एक्शन प्लान के नाम से बाकायदा एक मुहिम शुरू की है ताकि इस खतरे से निपटा जा सके। पाकिस्तान में 70 से 80% जो एंटीबायोटिक्स है उनका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत टाइफाइड के हवाले से अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक जो अद्वियात हैं उनके खिलाफ पैदा होने वाली जो मुदाफ़त है, चंद साल कबल तक जिन दवाओं से टाइफाइड का इलाज मुमकिन था वो अब कारआमद नहीं रही, और बहुत कम एंटीबायोटिक्स हैं, अद्वियात रह गई हैं, जिनकी वजह से मरीज़ पर महंगी दवाओं का बोझ बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक्स के बेजा और गलत इस्तेमाल के हवाले से अभी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज खान, जो कि माहिर हैं वराज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली एक बड़े कंसर्न की बात है कि इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा जो है वो एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल करता है। अब आपने एज ए डॉक्टर क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इसकी किस हद तक ज़रूरत थी कि एंटीबायोटिक्स का जो गलत इस्तेमाल है इसको रोका जा सके? जी, जैसे आपने बड़ा बिल्कुल सही बजा फरमाया कि इसके दूररस नताइज हैं हमारी सेहत पर, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी मुल्क पे, क्योंकि एंटीबायोटिक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सेहत हासिल करने के लिए होती है, ना जी कि कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप अगर बेजाय इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत नुकसानात हैं, जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, उसमें साइड इफेक्ट शामिल है, उसमें कॉस्ट शामिल हो जाती है। और टाइफाइड का जैसे एग्जांपल आपने दिया कि वो अब तकरीबन नाकाबिल इलाज होने वाला है अगर हमने अपनी प्रिस्क्रिप्शंस, अपनी जो अद्वियात का इस्तेमाल है उसको कम ना करें। ठीक है। अच्छा, ये एक जानिब तो हम ख़ास तौर पे हम थोड़ा सा पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से आ जाते हैं, और मैं सबसे पहले मेरा जो बड़ा प्राइम कंसर्न है वो सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से है। यानी कि एक पुरानी फॉर एग्जांपल मुझे एक बुखार हुआ था, सॉर्ट ऑफ टाइफाइड हुआ था, मैंने उस पर कोई एंटीबायोटिक ली थी, अगली दफ़ा फिर मुझे किसी और किस्म का बुखार हुआ, वही एंटीबायोटिक मैंने बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के खुद इस्तेमाल कर ली। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है हमारे पेरेंट्स के अंदर भी और हमारे अपने अंदर भी। इसको लेकर डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? क्या ये भी बहुत बड़ी तादाद में सेहत की खराबी का बायस बन रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो हमारी ओवर प्रिस्क्रिप्शन है, जो ओवर यूज है, उसकी बहुत सी वजूहात जो है, उसमें एक तो है कि हमारी नॉलेज, हमारी जो प्रैक्टिस है वो गलत है। लेकिन ओवर द काउंटर जो OTC जिसको कहते हैं, वो उसकी एंटीबायोटिक का वहां पे होना और बगैर प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना और उसको डिस्पेंस करना, जैसे फार्मासिस्ट पे है, जैसे आपने कहा हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत से कुलीग्स हैं, वो एंटीबायोटिक का बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी जांच के, पड़ताल के और तशखीस के शुरू कर देते हैं। हालांकि बहुत से बुखार की वजह, जैसे आजकल के मौसम में जुकाम, खांसी, गला खराब है, वो वायरल इन्फेक्शन से होती है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। और आपको जैसे मालूम है कि जुकाम, खांसी कितनी आम बीमारी है, और अगर अच्छी खासी पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल शुरू कर दे तो जाहिर बात है उसके फिर बहुत दूर असरात होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छे जरासीम है वो मर जाते हैं और उसकी जगह बुरे जरासीम, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहा जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर एजाज, अब तो ऐसा लगता है कि जुकाम और वगैरह हमारी कौमी बीमारी है इस हद तक होती है हमें, और होती रहती है, हम सभी कहीं ना कहीं इसका शिकार रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और बात, चूंकि हम एंटीबायोटिक के इस्तेमाल, आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन के हवाले से तो बात की, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, तो जब वो खाते हैं तो वो जो एक कोर्स होता है कि 5 दिन खानी है, 6 दिन खानी है, उसको प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया जाता, और फिर एट द एंड वो ये होता है कि 2-3 दिन खाने के बाद जो पहले भी आपने खाई होती है उसका असर भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जाया हो जाता है। ये जो रीजन है, इसके हवाले से भी थोड़ा एलैबोरेट करना है। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जो इसको हम कहते हैं अपनी मेडिकल जुबान में एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, या आपने राइट ड्रग, राइट डोज,
राइट ड्यूरेशन, और फिर कुछ अरसे बाद अब उसके बाद उसको बंद करना होता है। तो चाहे 3 दिन की दवाई है, चाहे 5 दिन की है, 7 दिन की है, उसके मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी सिलेक्शन ठीक हो, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक जिसको कहा जाता है कि जो आपने अगर फॉर एग्जांपल जुकाम ये नमूनिया किया है तो एक एंटीबायोटिक, उसमें कुछ एंटीबायोटिक काम करती हैं, कुछ नहीं करती। कुछ के लिए आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम करें। उसमें बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा खतरा पड़ जाता है। और अगर हम ये देखें पिछले सदी दो दहाइयों में इसका जो रेजिस्टेंस है, तकरीबन तमाम बड़े शहरों से पाकिस्तान के अंदर ये डेटा आ रहा है कि रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक बढ़ चुकी है कि बहुत से जरासीम अब नाकाबिल इलाज रह गए हैं। और इसके लिए हमें सब ने मिलकर काम करना होगा। चाहे आपके मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसको फौरन इसके अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जाए। WHO का ये मिशन है, और बहुत सी हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान है इसमें सब चीजें ये क्लियर कट लिखी है। अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज अपना कोशिश तो अपनी करते हैं एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हम इस किस्म के सेंसिटिव मौज़ूआत को, और इसीलिए आप आज हमारे इस लाइनअप का हिस्सा हैं, और हम कोशिश करें कि लोगों में अवेयरनेस आए। मैं चाहता हूँ ज़रा आसान अल्फाज के अंदर, बीइंग डॉक्टर, अगर आप हमें समझा दें कि जो एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल है ये कैसे नुकसान देता है। वो अच्छे जरासीम जो आप कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो कैसे रेजिस्टेंस उनकी ख़त्म हो जाती है, ये ज़रा आसान अल्फाज में अगर हमारे लोगों तक पहुँचा दें आप, ताकि फ़ायदा हो जाए थोड़ा। बिल्कुल जी, देखिए जो एंटीबायोटिक बहुत यूजफुल, बहुत प्रेशियस एक मेडिकेशन है, उसका उसी वक्त इस्तेमाल कारआमद होगा जब आप उस जो इन्फेक्शन करने वाले जरासीम है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अगर फर्ज करें आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, या वायरल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन नहीं है, और उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नुकसान ज्यादा होंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल नमूनिया है, तो नमूनिया में कुछ जरासीम है जो कि नमूनिया करते हैं, और अगर आपने उसकी दवाई ज्यादा यूज कर ली, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर दी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो आपकी एक स्पेसिफिक दवाई है उसके अलावा जो ज्यादा जरासीम को खत्म करने वाली एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ना सिर्फ वो बुरे जरासीम मरेंगे बल्कि अच्छे जरासीम मरेंगे। और जब अच्छे जरासीम मरेंगे तो आपकी अंदर जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। जब बैलेंस खत्म होगा तो बुरे जरासीम आना शुरू हो जाते हैं, और उसका फिर आपके ऊपर दूररस नताइज होते हैं, आपकी बॉडी पर भी और कम्युनिटी में भी। ये जरासीम आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर देते हैं, और फिर लोग बीमारियां जब होती हैं तो ये आम दवाइयां जो पहले इस्तेमाल कारआमद थी, अभी काम करना खत्म कर देती है, या खत्म नहीं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। ऑब्वियसली हम ओवर द काउंटर मेडिसिन के असूल के हवाले से बात करते हैं, क्या इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि एक आम शहरी जाए बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के जाए और एंटीबायोटिक खरीद ले? इसके हवाले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए कि जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर दे रहा है वही आपको अवेलेबल हो, उसके अलावा ओवर द काउंटर जाके कोई भी मेडिसिन ना ले सके। बहुत आपने कीमती सवाल किया, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हम जो है ना बहुत अरसे से गवर्नमेंट के साथ मिल के, प्रोविंसेस हैं उनके साथ, और ये नेशनल एक्शन प्लान में ये सारा लिखा हुआ है। अगर हम देखें कि जो फार्मेसी की एक्ट है, या ड्रग एक्ट का एक्ट है, या जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि ओवर द काउंटर बगैर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के ना दी जाए। इसके ऊपर जो कागजों में तो बहुत चीजें आ गई हैं, पाकिस्तान में अभी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और हमारे ख्याल में हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत सी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, फार्मेसीज को डायरेक्शन जा चुकी है कि आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ला दें। उसको अभी मॉनिटर करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में जो हमने एक लंबा सफर शुरू किया कई साल पहले, अब मैं देख रहा हूं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, और इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट जब होगा तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम भी होगा और आपके नुकसानात। ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इनमें कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैसेज आप देना चाहें? ऑब्वियसली WHO तो इस हवाले से अवेयरनेस के बात कर रहा है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, मेरे ख्याल से एज अ डॉक्टर आपकी बात को ज़्यादा जो कह लें वक़्त भी होगी कि आप किस तरह से लोगों को कन्वे करेंगे। आम पब्लिक के लिए कोई मैसेज? मैं जी आम पब्लिक के लिए एक सिंपल एक मैसेज है कि एंटीबायोटिक बहुत कीमती असासा है, हमारे रह गए,
क्योंकि और एंटीबायोटिक्स आ नहीं रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। इसकी वजह से आपकी जो इन्फेक्शन जो कि ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है वो बढ़ रही है। खुदारा आप एंटीबायोटिक का उस वक्त इस्तेमाल करें जब बहुत जरूरी है। आम पब्लिक के लिए मैसेज है कि जुकाम, खांसी, आम वायरल इन्फेक्शन या हर बुखार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल प्लीज ना करें। कोविड का एग्जाम्पल हमारे पास है, वो सार्स कोविड वायरस है, उससे फैलता है। उसके अंदर जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान भर में हमने देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन या बाकी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल फौरन शुरू कर देते हैं। हालांकि हम एक्सपर्ट होते हुए हमें पता है कि हम ये कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का रोल बहुत कम है। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को ना यूज किया जाए, और जब एंटीबायोटिक आपको दी जाए तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ दी जाए, आपको डिस्पेंस की जाए और अपनी हदायत के मुताबिक वो कंप्लीट की जाए। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट कि आप प्रिवेंशन पे ज्यादा तवज्जो दें, हाथ धोएं, मास्क पहने, ताकि आपको जुकाम दूसरों को ना लगे। जब जुकाम खांसी कम होगी तो आपकी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कम होगा। ये ऐसा मौजू है जिस पर डॉक्टर साहब हमें बहुत बात ऑफ एंड ऑन हमें करते रहना चाहिए, हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम हमें दिया। एजाज खान, माहिर वबाई अमराज शिफा इंटरनेशनल हमारे साथ मौजूद थे। प्रिवेंशन इज़ बेटर, पहले तो एहतियात कर लें कि इन्फेक्शन हो ही ना, और फिर जब इन्फेक्शन हो जाए तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर फ़र्क करें। वायरल इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक्स का रोल है वो बहुत माइनर सा है, मत इस्तेमाल करें जब तक डॉक्टर आपको ना कहे, वरना इसका फ़ायदा नहीं होगा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे सेट पे खुशी आ चुकी है एक्सरसाइज कराने। आपने मुझे ऐसे क्यों देखा? खुशी बात असल खुशी इनको पराठा खाने की हो रही है, मैं बता नहीं सकता। मुझे भी हुई। आपने बता दिया। अच्छा? आपके पेट में कुछ नहीं रहता। खुशी आप बताएं। मुझे भी बहुत मजा आया पराठा खा के। लो, आज कहानी खत्म। जी क्या बताइए? आज थैंक यू अर्मना, आज मैं जो है बैक एंड शोल्डर की एक्सरसाइज बताऊंगी। टू ऑफ द फेवरेट मसल्स जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ करते हुए। सो द थिंग इज कि वील स्टार्ट विद द वार्म अप, जंपिंग जैक्स 100, 30 arm circles, 30 toe taps and arm circles, both 30 reps, and then we'll start the workout. First exercise हम करेंगे on the floor with a single dumbbell rows with push-ups. So you just need one dumbbell on the floor, guys, and plank position, pull and chest down and up. Switch, pull, chest down and up. One more time for beginners. On your knees, down, pull, switch, pull, down. Okay, second exercise is with the dumbbells as well, guys. Deadlifts. Keep your chest upright, shoulders back, hinge your hips towards the wall as you stand. Lateral raises and down. Breathe in, extend, stomach in, breathe out, and raise your arms. One more time, guys. आप बिगनर हैं तो आप लाइटर वेट यूज़ कर सकते हैं। एंड देन you need the dumbbells, rows and wide grip. Rows and then bend over flies. These are bend over flies, then rotate and bend over rows. And these 3 exercises are done for 10 reps, 4 rounds. With 30 to 40 seconds rest in between sets. Both back and shoulder exercises, guys. Try these exercises at home and thank you. Do try these exercises but not the parathas at home. As if you can have parathas lose the weight. ये खुद भी खाते हैं। ये दोनों हैं। खवातीन सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा मैं क्लिप इनके पराठा। नाज़रीन आप फिक्र न करें, कल मैं शो में चलाऊंगी जो ये बाद में करते हैं। अच्छा चले जी, हमारे पास 2 बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं। एक तो सबसे पहले तो हमने मरियम मुख्तार साहिबा शहीद जो है उनको हमने पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट है, हमने उनको ट्रिब्यूट पेश करना है और कौम की अजीम बेटी आज के दिन कौम पे कुर्बान हुई। बिल्कुल, आज उनकी 6ठी बरसी मनाई जा रही है। पहली पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट होने का एजाज़ भी उन्हें हासिल है। उनका ताल्लुक एक फ़ौजी घराने से ही था। यही वजह थी कि बचपन से ही मरियम मुख्तार की ख्वाहिश थी कि वह फ़ौज में जाकर जो वतन का दिफा है वो करें, और तवील जद्दोजहद के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और 2014 में वो बतौर फाइटर पायलट पाक फ़ज़ाइया से मुंसलिक हुई और 24 नवंबर
2015 को जब वो सुबह अपने इंस्ट्रक्टर साकिब अब्बासी के साथ मामूल की मशक पर रवाना थी, तब जब वो मियाँ वाली के करीब परवास करी थी तो अचानक जेट के इंजन में आग लग गई और उस वक्त वो छलांग लगा सकती थी लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही वजह थी कि उस वक्त उनका जहाज़ जो है वो आबादी के ऊपर से गुजरा। अच्छा, एंड मोमेंट के ऊपर ये लगता है कि मरियम कोशिश करती रही कि वो अपने एयरप्लेन को बचा सके और इनकी कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने इनकी शहादत से पहले देखे, विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, ओरिजिनल विजुअल्स हैं मरियम के। उन अपने इंटरव्यूज़ में भी यही कहती नज़र आती थी कि छलांग लगा दी, लेकिन साकिब अब्बासी जो उनके इंस्ट्रक्टर थे इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन मरियम साहिबा जिनकी किस्मत में अल्लाह ने शहादत लिखी थी वो शहीद हो गई। उनकी बहादुरी और शुजाअत और एहसास ज़िम्मेदारी के सबब उन्हें तमग़ा बसालत से भी नवाजा गया। मरियम मुख्तार आज फ़िज़िकली हम में मौजूद नहीं है, लेकिन वतन और अहले वतन के दिलों में आज तक वो ज़िंदा हैं। और वैसे भी शहीद के बारे में मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ, कुरान कहता है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसकी खबर नहीं है। सो मरियम आज भी हमारे बीच ज़िंदा है यकीनी तौर पर। हम पाकिस्तान की इस बेटी को खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र दे इस वाक़े के ऊपर। खैर, आगे बढ़ते हुए जी, अब एक तो ये फाइटर पायलट थी जिनका जज्बा हमने आपको दिखाया और जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए खिदमत देने में। एक और फाइटर पायलट है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, कुछ दिन पहले हमारा पेंट कोट पहन के वाघा बॉर्डर के जरिए यहाँ से चले गए और हमारी चाय भी पी और फिर उनको अवार्ड भी दे दिया गया। आपको पता है, वैसे बचपन में मैंने अपने भाई का जो है ना, वो मुझे लगता था मैं उसके जहाज बहुत गिराती हूँ, तो मुझे भी अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन असल में मैंने कभी जिंदगी में अपने भाई का जहाज। अच्छा, ये जो वीर चक्र है, इसके इस वीर का मतलब आप भाई ले रही हैं और चक्कर जो भाई का आप चक्कर दे रहे हैं, वीर चक्र उनका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। वीर चक्कर मिल गया इनको, पता नहीं इनको खुद यकीन नहीं आ रहा होगा कि इनको अवार्ड दिया किस खुशी में कि बेइज्जत होके आए हैं। तो अभिनंदन वर्तमान जो है, मुझे लगता है कि जब खैर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। इनका आप एतमाद देखिए पूरी दुनिया के अंदर। और आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि जिस दिन ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया गया था, 2 जहाज भारत के गिरे थे और उन्होंने एक अपना ही MI-16 आई थिंक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था बोखलाहट के बीच में। और इसके बाद अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तानी F-16 के हवाले से तस्दीक की थी कि आज तक की तारीख में हमारे फ्लीट में से कोई भी F-16 कम नहीं हुआ है। इंडिया किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं आप, जब एक गैर जानेदार इदारा ये कह रहा है? ये कॉन्फिडेंस चाहिए जो ये कॉन्फिडेंस ही है उनके नजदीक, जिसने उनको दिया अवार्ड और वो कितनी मतलब खुश होके अवार्ड वसूल करने आए। मेरे ख्याल से उनको रियलाइजेशन नहीं है कि वो हजरत में ख्वाब में हूँ, मुझे कोई अवार्ड नहीं। मतलब एज अ प्रोफेशनल आर्मी हमें तमाम दुनिया की फौजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इंडियन आर्मी जिस तरह की मिसालें कायम कर रही है, जंगी जराइम के मुर्तकिब तो वो होते ही हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या कंट्रोल लाइन के ऊपर हो, लेकिन ये कैसा कल्चर कायम कर रहे हैं। ये अपने आने वाली जो जनरेशन है जिन्होंने उनकी आर्मी ज्वाइन करनी है, एक शख्स जो अपना जहाज गिरवा कर पाकिस्तान में लोगों से थप्पड़ खा के वाघा बॉर्डर के जरिए हमारा पेंट कोट पहन के उधर चला गया, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। और हमारी जमीन पे हमारी आर्मी की तारीफ करके, इज वेरी प्रोफेशनल आर्मी, उनकी ऑनलाइन हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। This is so embarrassing. ये मैं कुछ कहती इस वक्त मुझे बड़ी जोर का आ रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ कह चुकी हैं। Well, this is so embarrassing for the forces like India. चलिए जनाब, इजाजत ले लेते हैं अब इस बात पे, तो हमें इजाजत ही दे। एक लाइन, वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चलो जी, इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।